हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व नहीं किए थे। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं और अभ्यास में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सबको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 43 में। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, पहला है बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? आमिर के रूप में किस वर्ग के लोग शामिल थे? आमिरों की नियुक्ति किन पदों पर की जाती थी? तो इन तीनों का आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में आपको इन तीनों का आंसर मिल जाएगा। तो मैंने जो आंसर लिखा है इसी पैराग्राफ से लिखा है, आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। लिखा हुआ है बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्नी की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है जिसके कारण वह सुल्तान की आलोचना करता है। सुल्तान की आलोचना करने का क्या कारण था? तो यहाँ पे इसको आप ध्यान से पढ़िए। खिलजी एवं तुगलक शासक भी गुलामों का उपयोग करते रहे, लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद प्रदान किए। इनमें भारतीय मुसलमान, हिंदू, जैन, अफगान, अरब आदि शामिल थे। तो इन्हीं यही कारण था जिससे कि बर्नी ने सुल्तान की आलोचना की थी। मतलब बर्नी का कहना था कि सुल्तान को सभी वर्ग के लोगों को राजनीतिक में उच्च पद नहीं देना चाहिए, तो इसलिए बर्नी ने सुल्तान की आलोचना की। लेकिन ये बर्नी का क्या था? व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, मतलब उसकी ये सोच थी जिससे वह सुल्तान की आलोचना करता है। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है। आंसर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि बर्नी ने सुल्तान की आलोचना इसलिए की क्योंकि सुल्तान ने निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद प्रदान किए। इनमें भारतीय मुसलमान, हिंदू, जैन, अफगान आदि शामिल थे। सुल्तान की नियुक्ति तर्क संगत थी। बर्नी की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण वह सुल्तान की आलोचना करती है। तो आप सिंपल से ये भी लिख सकते हैं कि सुल्तान ने ऊंचे राजनीतिक पद पर जैन, अफगान आदि को नियुक्त किया और सुल्तान की यह नियुक्ति तर्क संगत थी। बर्नी की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण वो सुल्तान की आलोचना करता है। आप इतना सा भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। सेकेंड नंबर में है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि आमिर के रूप में किस वर्ग के लोग शामिल थे? तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, आमिर के रूप में सेनापति, सूबेदार और प्रशासक वर्ग के लोग शामिल थे जिन्हें सुल्तानों ने नियुक्त किया था। तो ये सारा चीज आपको उसी पैराग्राफ में मिलेगा जो मैंने आपको बताया। आमिर के रूप में कौन से वर्ग के लोग शामिल थे? देखिए, सूबेदार, प्रशासक और सेनापति, ये सब आमिर के रूप में मतलब ये लोग शामिल थे और इनकी नियुक्ति सुल्तान करते थे, यानी कि जो राजा होते थे वो करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, सुल्तानों को सूबेदार, सेनापति एवं प्रशासकों की जरूरत पड़ी थी। इन सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में आमिर कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आमिरों की नियुक्ति किन पदों पर की जाती थी? तो यही होगा इसका आंसर भी। सूबेदार, सेनापति और प्रशासकों के पदों पर आमिरों की नियुक्ति की जाती थी। तो ये हो गया आपका चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन, पेज नंबर 43 का। अभी और क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर अभ्यास का जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा था। आपके विचार में सुल्तान की राजधानी परिवर्तन का निर्णय उचित था? मतलब आपको बताना है कि सुल्तान ने जो राजधानी परिवर्तन किया था, क्या आपके विचार से वो उनका निर्णय उचित था? आपके अनुसार राजधानी परिवर्तन का कौन सा कारण उपयुक्त होगा? और राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को किस प्रकार के कष्ट हुए होंगे? इन चारों प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमने पढ़ा था, दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा था? इसका आंसर होगा दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को माड़ू, रणथंभौर, चित्तौड़ और चंबल नदी से होकर गुजरना पड़ा था और लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी चंबल नदी को पार करने में। ठीक है, और दूसरा है, आपके विचार में सुल्तान के राजधानी परिवर्तन का निर्णय उचित था? देखिए, मेरे विचार से सुल्तान के राजधानी परिवर्तन का निर्णय उचित नहीं था क्योंकि इससे प्रजा को बहुत कष्ट हुआ था। मुझे जो सही लगा, जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस तरह से आप अपने अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि आपके अनुसार राजधानी परिवर्तन का कौन सा कारण उपयुक्त होगा? तो कारण एक ही था यहाँ पे राजधानी परिवर्तन करने का, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रयोग धर्मी शासक, तो इसी में यहीं पे इसी पैराग्राफ में आपको दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया, उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। उसने दिल्ली के निवासियों को दौलताबाद जाकर रहने का आदेश दिया। सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया? इसका आंसर मेरी बुक में दिया गया है, जो बुक मैं पढ़ती हूँ हिस्ट्री का, उसमें कारण दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया था। इसमें नहीं दिया गया है, इसमें बस छोटा सा आंसर इसमें बस लिखा गया है कि 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी
बनाने का निर्णय लिया गया, उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। ठीक है, बस इसमें इतना ही दिया गया है। लेकिन इसका मेन कारण था कि सुल्तान को दिल्ली से दक्कन के क्षेत्रों पर शासन करना बहुत कठिन हो रहा था, इसलिए उन्होंने राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया। अब देखिए 4 नंबर में है कि राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को किस प्रकार के कष्ट हुए होंगे। तो नागरिकों को वैसे बहुत सारे कष्ट हुए होंगे राजधानी परिवर्तन के दौरान, क्योंकि वो अपने सारे सामान लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, बूढ़े बुजुर्गों को लेकर जब वो एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे होंगे तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को बहुत से कष्ट हुए होंगे, जैसे कि खाने का, रहने का, पानी का इत्यादि। तो ये सारा कष्ट तो आम बात था, और इसके अलावा भी उनको बहुत सारे कष्ट हुए होंगे, जो मैंने इसमें सिर्फ 2-3 ही लिखा है। तो इस तरह से आप और भी इसमें लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था। पेज नंबर 53 का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अभ्यास का जो प्रश्न दिया गया उसको हम देखेंगे। तो पहला है कि दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई। तो ये आपका पहला प्रश्न है। देखिए, दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई। दिल्ली की स्थापना तोमर राजवंश के काल में 950 ईस्वी में हुई। आपको ये याद रखना है, दिल्ली की स्थापना तोमर राजवंश के काल में 950 ईस्वी में हुई। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो ये भी आपके चैप्टर में दिया गया है, आपके बुक में। गुलाम सेना नायक मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। कि गुलाम सेना नायक मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए, मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी। तो ये तो सबको जानता है कि मूल्य नियंत्रण की जो नीति है वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। मूल्य नियंत्रण, जहां पर भी आपको देखिए कि मूल्य नियंत्रण की नीति किसने लागू की थी, तो आप लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। 4 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था। तो नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नहरों का निर्माण दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला यहाँ पे देखिए, हमने 3 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, 4 नंबर का भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब 5 नंबर में हम मिलान करें। तो यहाँ पे राजवंश के एक तरफ दिया गया राजवंश का नाम और दूसरी तरफ संस्थापक का नाम, मतलब कि कौन से राजवंश की किसने स्थापना की। जैसे कि प्रारंभिक तुर्क वंश, इसकी स्थापना किसने की, खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन सभी राजवंशों की स्थापना किसने की, इनके संस्थापक कौन थे, वही चीज हमें यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे संस्थापक का नाम दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे इसका सही आंसर लिखा है। जैसे कि प्रारंभिक तुर्क वंश, तो तुर्क वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन कौन था, कुतुबुद्दीन था मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन ने, और इसी वंश का कौन था, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसी वंश का था, खिलजी वंश का। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। 6 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अख्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डालें। अख्तादारी व्यवस्था के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मैंने चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है, शायद 3 वीडियो मैंने अपलोड किया है, और तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लास 7 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दिया गया है अख्ता व्यवस्था के बारे में। तो इसी में है अख्तादारी व्यवस्था, इसी को कहते हैं अख्तादारी व्यवस्था। अख्ता क्या होता था, उसमें कौन कौन से अधिकारी होते थे, वो किस प्रकार से काम करते थे और उन्हें क्या वेतन दिया जाता था, सारा चीज इसमें दिया गया है। तो यहीं से मैंने लिखा है। देखिए क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अख्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डालें। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है अख्तादारी व्यवस्था। तो अख्तादारी व्यवस्था क्या था उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर में मैंने लिखा है, दिल्ली के तुर्क शासकों ने अमीरों को विभिन्न इलाकों में नियुक्त किया। ये इलाके अख्ता कहलाते थे। ठीक है, छोटे बड़े इलाके होते थे जहाँ पर दिल्ली के तुर्क शासकों ने अमीरों को अलग अलग इलाकों में नियुक्त कर दिया, तो ये इलाका अख्ता कहलाता था। अख्ता के अधिकारी को मुफ्ती या वली कहते थे। इनकी जिम्मेदारी थी कि अपने अख्ता क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और जरूरत पड़ने पर सैनिक मदद भी करेंगे। मतलब जब सुल्तान को, यानी कि जो राजा थे वहां के, अगर उनको जरूरत पड़ेगा सैनिक का, तो वो सैनिक मदद भी करेंगे।
तो उनका जिम्मेदारी क्या था? अख्तार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देना। ठीक है। और भूमि कर की वसूली भी वली ही करते थे। वसूली का कुछ भाग वो अपने पास रखते थे ताकि वो अपने सैनिकों को वेतन दे सके। ये जो मुक्ति या वली होते थे उनके अंडर भी सैनिक काम करते थे। ठीक है। और जिसको वो वेतन देते थे। जो वो लोग भूमि कर वसूल करते थे, मुक्ति या वली जो वसूली करते थे, कर वसूली करते थे, उसी में से वो कुछ भाग रख लेते थे ताकि वो अपने सैनिकों को वेतन दे सके। अब देखिए 7 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बताएं कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव था। तो इसका आंसर होगा, इस काल में गांव के बड़े और धनी किसान, जिन्हें खुद मुकद्दम और चौधरी कहते थे, राज्य की ओर से लगान वसूल करते थे। ठीक है। जो धनी किसान होते थे उनको क्या कहते थे? खुद मुकद्दम या चौधरी, खुद मुकद्दम और चौधरी कहते थे। और ये किसान राज्य की ओर से लगान वसूली करते थे। लगान अर्थात भूमि कर, लगान मतलब कि भूमि कर को खराज कहा जाता था। लगान वसूली करने के बदले में खुद मुकद्दम और चौधरी को खराज का एक हिस्सा मिलता था। ये लोग छोटे गरीब किसानों को दबा कर रखते थे। जो धनी किसान होते थे वे छोटे और गरीब जो किसान होते थे उसके ऊपर ये बहुत प्रेशर, मतलब बहुत उनसे कर वसूली करते थे, बहुत तंग उनको करते थे, बहुत दबा कर उनको रखते थे। ठीक है। अब देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाएं और उनके कार्यों का उल्लेख करें। दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ ही अधिकारियों का नाम लिखा है। वैसे अगर आप इसको लिखने लग जाएंगे तो आपको बहुत सारे अधिकारियों के नाम मिल जाएंगे जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 5-6 अधिकारियों का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य निम्न हैं। पहला है दीवाने विजारत जिसको कि वजीर कहते थे। उनका काम क्या था? साम्राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा रखना। साम्राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा रखना मतलब पूरे राज्य में कितना आय हुआ, मतलब कितनी आमदनी हुआ, कितना खर्च हुआ, किस चीज में खर्च हुआ, सबका लेखा जोखा वो रखते थे। वजीर मतलब जो वजीर होते थे वो साम्राज्य का लेखा जोखा रखते थे, साम्राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा रखते थे। अब है दूसरा यहाँ पे आरिज ए मुमालिक जिसको कौन होते थे वो? आरिज ए मुमालिक सेनापति, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। मतलब जो सेना होती थी, राज्य में जो सेना होती थी उसका सर्वोच्च अधिकारी, मतलब सेना का रखरखाव कैसे करना है, उनको कब क्या चाहिए, सारा चीज उसका ध्यान रखते थे। ठीक है। रसालत ए मुमालिक विदेश विभाग का प्रधान, विदेशों से होने वाले व्यापार या जो भी विदेशों के द्वारा काम होते थे उस सबका देखभाल कौन करते थे? रसालत ए मुमालिक नाम के अधिकारी करते थे। कोतवाल का काम था शहर की शांति व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, शहर में शांति व्यवस्था को कायम रखना, ये कोतवाल का काम होता था। फिर बड़ी दे मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान। सल्तनत काल में पहले क्या होते थे? गुप्तचर भी होते थे, मतलब जो गुप्त रूप से सूचना सुल्तान को देते थे। तो गुप्तचर विभाग के प्रधान मतलब जो हेड होते थे उसको कहा जाता था बड़ी दे मुमालिक। और 6 नंबर में है मुंसिफ ए मुमालिक का काम होता था महालेखा कार्य। तो ये भी एक तरह से अकाउंटेंट ही थे जिनको कहा जाता था मुंसिफ ए मुमालिक। तो इस तरह से बहुत सारे अधिकारी होते थे और सबका अलग अलग काम होता था। ठीक है। जैसे कि राज्य में जो हाथी होते थे, घोड़े होते थे, सेना के लिए जो होते थे, उन सब का देखभाल करने के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और सबको अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देख लिया। आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत काल में उपजाई जाने वाले अनाजों को खरीफ एवं रबी फसलों में बांटकर समझाइए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत काल में उपजाई जाने वाले अनाजों को खरीफ एवं रबी फसलों में बांटकर समझाइए। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, सल्तनत काल में उपजाई जाने वाली फसलें निम्न है। जैसे खरीफ फसल में कौन कौन सा है? बाजरा है, ज्वार है, धान है, तिल है और कपास है। वैसे रबी फसल में मूंग, जौ, उड़द, मसूर और गेहूं है। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए विचार करें कि क्या वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री की कोई योजना कार्य कर रही है? इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की ताकि वो आम जनता यानी कि प्रजा को सभी वस्तुएं उचित और कम मूल्य पर उपलब्ध हो सके। अलाउद्दीन खिलजी ने जो मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की थी उसका मेन कारण था कि जो सैनिक थे, उनके राज्य में जो भी सैनिक थे
उनके लिए उन्होंने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। और जो उन्होंने मूल्य नियंत्रण की योजना बनाई उसमें सैनिक के द्वारा उपयोग किए जाने वाली सारी छोटी बड़ी वस्तुएं थी, ताकि वो सारी चीजें सैनिकों को सही टाइम पे मिल सके और सही दाम पर मिल सके। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी राज्य का जो शक्ति होता है वो क्या होता है, सैनिक ही होता है। तो इसलिए सैनिकों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था, उनकी जरूरत की चीजों का ध्यान रखा जाता था। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन था। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, तो इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि क्या वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री की कोई योजना कार्य कर रही है। तो उसके बारे में हमने लिखा है कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण का कार्य आज भी सरकार के द्वारा की जाती है। जो पैकेजिंग होती है, पैकेट में जो सामान आते हैं, जो भी सामान आते हैं, उसका मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, परंतु सरकार की एक योजना जिसका नाम NSM, अब NSM क्या है, तो सरकार का एक योजना जिसका नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह योजना सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा खरीदती है। ठीक है, इस योजना के अंदर क्या होता है, जो भी किसान जो है अनाज उपजाते हैं उसको सरकार अच्छे दाम पर किसानों से खरीदती है। यहाँ पे 11 नंबर में आपका दिया गया है क्वेश्चन कि सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों में क्या समानता एवं असमानता देखते हैं। तो समानता मैंने यहाँ पे लिखा है, सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों में पाई जाने वाली समानता और असमानता निम्न है। तो समानता क्या है, सल्तनत काल में अनाज सरकारी गोदामों में रखे जाते थे और आज भी अनाज गोदामों में ही रखे जाते हैं। असमानता क्या है, पहला है सल्तनत काल के किसान अपना अनाज सरकारी दर पर बेचने के लिए विवश होते थे, परंतु आज के किसान अपनी उपज बेचने या ना बेचने के लिए स्वतंत्र है। आज के किसानों पर यह दबाव नहीं बनाया जाता है कि आपको अपना अनाज इसी दाम पर, इसी मूल्य पर बेचना है। ठीक है, सरकार किसानों पर ऐसा दबाव नहीं बनाती है, लेकिन सल्तनत काल में किसानों पर सरकार दबाव बनाते थे कि आपको अपना अनाज इसी मूल्य पर बेचना है। तो दूसरा असमानता है, सल्तनत कालीन किसान हल और कुदाल से खेती करते थे, परंतु आज के किसान आधुनिक तकनीकी मशीनों द्वारा खेती तथा सिंचाई करते हैं। तो ये हो गया असमानता, मतलब सल्तनत काल के किसानों और आज के किसानों में क्या क्या अलग था और क्या समानता था, मतलब ऐसा कौन सा चीज था जो कि सल्तनत काल के किसानों में और आज के किसानों में लगभग एक ही जैसा था। तो ये हो गया समानता और ये हो गया असमानता। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है एंड अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को रेखांकित करते हुए उसकी असफलता के कारणों को ढूंढें। तो ये सारा चीज है मोहम्मद बिन तुगलक का योजना का नाम, जो योजना उन्होंने चालू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजना शुरू की थी उसका नाम है, जैसे कि पहला राजधानी परिवर्तन, खुरासान विजय, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, द्वाब में कर वृद्धि, कृषि सुधार। तो यहाँ पे आपने योजना का नाम देख लिया, मैं आपको बताऊंगी सिर्फ कारण और असफलता का कारण। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर में लिखा है कारण, तो ये पहला कारण है। जैसे राजधानी परिवर्तन किया था उन्होंने, राजधानी परिवर्तन, तो उसके क्या कारण थे, कारण था दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्रों में शासन करने में कठिनाई। सुल्तान को दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्रों में शासन करने में कठिनाई हो रही थी, इसीलिए उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। और उसके असफलता का क्या कारण था, असफलता का कारण था प्रजा का दुख, प्रजा की दुख, उनकी परेशानी देखकर उन्होंने अपना विचार जो है बदल दिया। फिर दूसरा है खुरासान विजय। खुरासान विजय का क्या कारण था, साम्राज्य विस्तार, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुरासान पर विजय प्राप्त की। लेकिन इसकी असफलता का क्या कारण था, खुरासान और मिस्र में मित्रता होना। खुरासान और मिस्र ने जब दोस्ती कर ली तो उनका ये योजना असफल हो गया। अब तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो यहाँ पे इसका कारण था स्वर्ण चांदी जैसे धातुओं की कमी। जब सोने चांदी जैसे धातुओं की कमी होने लगी तो उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। लेकिन इसका असफलता का कारण था कि फर्जी सिक्कों का बनना। तो उसके बाद फर्जी सिक्के बनने लगे, जिससे उनकी ये योजना भी असफल हो गई। अब चौथा है द्वाब में कर वृद्धि। तो इसका कारण था उपज का कम होना और कर में अधिक वृद्धि का होना। तो ये कारण था। और असफलता का कारण था किसानों की बुरी हालत। ठीक है, पांचवा है कृषि सुधार के क्या कारण थे, तो कारण था फसलों के उपज में वृद्धि। ठीक है, ये कारण था कृषि में सुधार करना, मतलब कि खेती कैसे करना है, सिंचाई कैसे करना है, इन सब के चीजों में सुधार करना। और इसके असफलता का कारण था भ्रष्टाचार का होना। ठीक है, भ्रष्टाचार के कारण ही उनका ये कृषि सुधार वाला योजना भी असफल हो गया। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर
चैप्टर 4 का नाम है मुगल साम्राज्य। तो हम लोग अगले वीडियो में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 क्लास 7 का हिस्ट्री। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।